हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो डीटी के फ्री लेक्चर सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में आज के लेक्चर में हमारे सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, मतलब या फिर यही लेक्चर में तोड़ दूं क्योंकि क्वेश्चन के लिए मैं अलग सीरीज बना रहा था वो। तो ये लेक्चर में थोड़ा कम समय का हो जाए तो क्वेश्चन भी रिकॉर्ड कर लूंगा मैं तुरंत। तो चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, क्यों क्यों पढ़ा था, फटाफट। और उसके बाद में आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस के सारे कंसेप्ट कर देते हैं खत्म। तो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले हमने पढ़ा था सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग होता है। सिटीजनशिप जनरली बाय बर्थ मिलता है। रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को इनकम टैक्स पर्पज के लिए चेक करना होता है, हर साल चेक करना होता है। एक पर्सन दो देश का रेसिडेंट सेम टाइम पे हो सकता है क्योंकि वो रेसिडेंशियल स्टेटस हमेशा उसके स्टे के बेसिस पे रहता है, मतलब वो देश में वो आदमी कितने दिन रहा है उसके बेसिस पे अपना रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं अपन। उसके बाद में कंटिन्यूस स्टे जो होता है किसी भी पर्सन का किसी भी देश में, कंटिन्यूस स्टे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों में भी बाहर रह सकता है। उसके बाद हम गए थे रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अपने को स्कोप ऑफ टोटल इनकम निकालने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट देखने के लिए और डबल टैक्सेशन का इफेक्ट देखने के लिए अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होता है। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक तो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट हो सकता है। रेसिडेंट कब होगा वो 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर उसने स्टे कर लिया इंडिया में, या फिर 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में उसने स्टे कर लिया इंडिया में, तो उसको हम रेसिडेंट बोल देंगे। ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करा तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। रेसिडेंट देखने के बाद उसको देखना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अपने को दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। एक तो वो पिछले 10 साल में से 2 साल अपना रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर 730 डेज और मोर इन 7 प्रीसीडिंग ईयर में रहना चाहिए वो इंडिया में। दोनों कंडीशन फॉलो कर लिया उसने तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फॉलो नहीं की उसने उसने तो RNOR बन जाएगा। उसके बाद हम देखे थे कि जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है और जिस दिन इंडिया से जा रहा है, वो दोनों दिन अपन इंडिया में उसको कंसिडर करने वाले हैं। उसके बाद में इंडियन सिटीजन के लिए पॉइंट देखा था हमने कि इंडियन सिटीजन है और वो जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ रहा है, या फिर इंडियन शिप क्रू मेंबर है, या फिर इंडियन इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन का पर्सन है और वो भारत के बाहर रह रहा है, भारत के बाहर रह रहा है और इंडिया के विजिट कर रहा है, जनरली विजिट कर रहा है, तो उसके लिए आपने को बस 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। 182 डेज वाली कंडीशन आपने को रेसिडेंट के लिए चेक करनी है। 60 डेज एंड 365 डेज वाली कंडीशन आपने को वहां पे चेक नहीं करनी है। उसके बाद में कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया के बाहर स्टे कर रहा है, विजिट इंडिया कर रहा है, पर उसका टोटल इनकम जो है 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसके लिए अपने को दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी। उसके लिए अपने को दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी कि वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में स्टे कर लिया है क्या उसने प्रीवियस ईयर में। अगर उसने 182 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में इंडिया में स्टे कर लिया उसको, तो उसको हम रेसिडेंट बोल देंगे, उसको अपन रेसिडेंट बोल देंगे। अगर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर रहा और 365 डेज और मोर इन 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर रहा, तो उसको अपन सीधा सीधा RNOR कंसिडर कर लेंगे, सीधा सीधा उसको RNOR कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में अगर कोई भी पर्सन जो है वो दुनिया में किसी भी कोने में रह रहा होगा और उधर वो टैक्स पे नहीं कर रहा होगा और उसकी इंडिया की टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा, अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको इंडिया में RNOR कंसिडर किया जाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब कौन होता है, जिसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देश में भी अगर कोई भी जिनके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ होगा तो उनको अपन इंडियन ओरिजिन का बंदा बोलेंगे या फिर बंदी बोलेंगे। उसके बाद में अदर देन फॉरेन सोर्स का इनकम मतलब क्या होता है कि इंडियन इनकम या फिर बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। उसके बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये समरी लिख के दी थी मैंने। उसके बाद में शिप क्रू मेंबर, पीरियड मेंशन इन द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे जो भी डेट उन्होंने मेंशन करके रखी है उस डेट को हम उसको बोलेंगे, वो पीरियड के लिए हम बोलेंगे वो इंडिया से बाहर स्टे किया है। अब जिस दिन वो साइन इन किया है, जिस दिन वो साइन आउट किया है, मतलब जिस दिन, मतलब आज की तारीख डाले मैंने, तो आज से मैं बाहर कंसिडर हूँ, आज से मैं बाहर कंसिडर हूँ। जिस दिन की मैंने वापसी आई है मेरी, मैं इंडिया में फिर से आया हूँ, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पे मैंने साइन कर दिया कि साइनिंग आउट, तो उस दिन
जो है वो दोनों जो डेट है वो स्टे आउटसाइड इंडिया में अपने को इंक्लूड करने पड़ेंगे, स्टे आउटसाइड इंडिया में अपने को इंक्लूड करने पड़ेंगे। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेसिडेंट कब रहेगा HUF, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो रेसिडेंट बोल देंगे अपन HUF को। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया रहा, टोटली आउटसाइड इंडिया रहा, होली आउटसाइड इंडिया रहा, तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। उसके बाद में करता अगर ROR है तो HUF ROR, करता अगर RNOR है तो HUF RNOR। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का आपने एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखा था। उसके बाद में कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट। नॉन इंडियन कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी जो है उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा पोयम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर होली इन इंडिया रहा, मतलब सिचुएटेड इन इंडिया रहा, तो उसको अपन रेसिडेंट बोल देंगे। और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आउटसाइड इंडिया रहा तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट होता है और जो बिजनेस के कमर्शियल डिसीजन है वो कहाँ लेने लिए जा रहे हैं वो अपने को देखना पड़ेगा। उसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर्स देखा था हमने, जिधर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया रहा तो उसको अपन रेसिडेंट बोल देंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली होली आउटसाइड इंडिया रहा तो उसको अपन नॉन रेसिडेंट बोल देंगे। उसके बाद में हम आए थे स्कोप ऑफ टोटल इनकम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन नंबर 5, सबसे पहले ROR, RNOR, NR। ROR के इंडियन इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहा तो हर एक केस में ROR रहो, RNOR रहो, NR हो, इनको इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रू और अराइज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहा तो सारे पर्सन को टैक्स इस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन इनकम है, इंडिया में टैक्स उसको लाइबिलिटी आने वाली है। तो इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम अक्रूड और अराइज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहा तो उसको अपने को सारे पर्सन को उसकी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ROR, RNOR, NR। अब 3 केस में फिर से इनकम रिसीव्ड डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया रहा तो तीनों को टैक्स पे करना है। अब ROR है, ROR को ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होने वाली है, मतलब उसका अगर इंडिया के बाहर भी कुछ इनकम रहा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड और अराइज डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इवन इफ सच इनकम इज रिसीव्ड और ब्रॉट डज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया, तो उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब RNOR के केस में उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी, बस इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। उसी के साथ साथ जो भी बिजनेस कंट्रोल्ड हो रहा है इंडिया से या फिर प्रोफेशन सेटअप हुआ है इंडिया में, जो भी बिजनेस कंट्रोल्ड हो रहा है इंडिया से या फिर प्रोफेशन सेटअप हुआ है इंडिया में, उसके ऊपर टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, वो टोटल इनकम में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। और नॉन रेसिडेंट है, बस इंडिया के इनकम पे तुझे टैक्स पे करना है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो, ROR के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, RNOR के लिए इंडियन इनकम प्लस बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इसकी जो इनकम है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और नॉन रेसिडेंट के केस में अपने को टोटल इनकम में बस जो इंडिया का इनकम है उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये देखो मैंने लिख के दिया था यहाँ के कि इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो इसके ऊपर सबको टैक्स पे करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। जो फर्स्ट ऑकेजन है उसके ऊपर उसको देखना पड़ेगा, ना कि रेमिटेंस और ट्रांसमिशन रहा तो वो अपन कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम आए थे इनकम, एक एक पार्ट देख रहे थे यहाँ पे। इनकम रिसीव्ड हो गया था। डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया क्या क्या होता है? तो उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ RPF रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9%, तो ये अपना डीम्ड इनकम हो जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगा। उसके बाद में कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर अंडर द पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD, इसके अंदर भी जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो अपना डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। और अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट, इसके भी ऊपर जो भी अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो अपना डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। उसके बाद में अक्रू और अराइज क्या होता है? राइट टू रिसीव, मतलब सैलरी हम अपने को हर दिन अक्रू होती है और उसके बाद में अपने को मंथ एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ में मिलती है।
तो ये अपना अक्रू और अराइज होता है। अब डीम टू बी अक्रू और अराइज, सेक्शन नंबर 9 में इसका डीम टू बी अक्रू और अराइज का पूरा एक्सप्लेनेशन देके रखा है सेक्शन नंबर 9 में। तो ये जो इनकम है दुनिया के किसी भी कोने में मिल रही हो आपको, दुनिया की किसी भी कोने में मिल रही हो आपको, ये जो इनकम है अपन मान लेंगे कि डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो सैलरी अर्न इन इंडिया, तो सैलरी अर्न इन इंडिया मतलब जो भी सर्विस है उन्होंने सैलरी जो है, सर्विस जो है वो इंडिया में रेंडर की है, तो जो भी सैलरी मिल रही है या फिर पेंशन मिल रहा है दुनिया के किसी भी कोने में मिल रहा होगा, तो ये उसको टैक्सेबल हो जाएगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, उसको मान लेंगे। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, उनके लिए जो भी पैसा मिल रहा है उसका भी उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। उसके बाद में डिविडेंड इनकम बाय द इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी ने कोई भी डिविडेंड दिया किसी भी पर्सन को इंडिया के बाहर भी अगर डिविडेंड दिया, मतलब कोई पीटर है, पीटर इंडिया के बाहर का है और पीटर ने रिलायंस के शेयर्स होल्ड करके रखे हैं और रिलायंस इंडिया ने उनको डिविडेंड दे दिया, तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। 10 मिनट में अपना यहां तक रिवीजन हो गया। 15 मिनट में आपका मैक्सिमम रेसिडेंशियल स्टेटस रिवाइज होना चाहिए। 15 मिनट से ज्यादा अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस को रिवीजन के टाइम याद भी नहीं करना है, 15 मिनट मैक्स। अगर आपने कंटिन्यू पूरा रिवीजन देखा, मतलब लेक्चर देखे, तो आपको फटाफट याद आनी चाहिए ऐसी चीजें। तो चलो, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया का नेक्स्ट पॉइंट अभी डिविडेंड हो गया अपना। डिविडेंड के बाद मैंने बोला था आपको कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना इंटरेस्ट रॉयल्टी, एफटीएस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी इंटर रहो सी फाइनल रहो, ये जनरली आईसीआई पूछता है, मस्त तगड़ा पॉइंट है। और उसके बाद में कुछ छोटे मोटे पॉइंट है बिजनेस कनेक्शंस के, तो वो भी अपन आज खत्म कर देंगे। तो चलो, डिविडेंड का हो गया। उसके बाद में फोर्थ अपना है इंटरेस्ट, हेडिंग लिख लो पहले, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। if payable by, if payable by, if payable by। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। इंटरेस्ट, 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 ये देखो अपने कितने पर्सन है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट में ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर, तीन ही पर्सन है अपने पास, तीन ही पर्सन है। अपने को टोटल इनकम डिटरमाइन करना है, तो ये तीन ही पर्सन का डिटरमाइन करेंगे, इसके सिवा किसी का नहीं करेंगे, इसके सिवा किसी का नहीं करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट ने दिया होगा, इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट ने दिया होगा, तो रेसिडेंट में दोनों आ गए, आर ओ आर भी आ गया, आर एन ओ आर भी आ गया, तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट ने दिया है, तो किसी भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट ने दिया है, दुनिया के किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट अगर रेसिडेंट ने दिया है, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसको, जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसको, उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। मतलब, मतलब एक टॉम है, टॉम, टॉम ने राम को पैसे दिए, डॉलर में पैसे मंगाते अपन, डॉलर में पैसे मंगाते, समझो 1 लाख डॉलर दिए, 1 लाख डॉलर। अब ये राम तो है अपना रेसिडेंट और ये है अपना नॉन रेसिडेंट, ये अपना नॉन रेसिडेंट। अब राम ने इसको इसके बदले इंटरेस्ट दिया होगा, इसके बदले इंटरेस्ट दिया होगा, इसके बदले जो भी टॉम को इंटरेस्ट मिल रहा है, टॉम को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट के लिए वो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए इंडिया में, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है
इसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना है। तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को, टॉम ने कोई भी गवर्नमेंट, चल ठीक है गवर्नमेंट का अलग से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉन रेसिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब समझो, समझो राम ने ना ये जो $1,00,000 मिले, ये जो $1,00,000 मिले, इसने है ना 3 जगह इसको इन्वेस्ट कर दिया, 3 जगह उसने पैसे लगा दिए, 3 जगह उसने पैसे लगा दिए। एक तो उसने समझो हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लिया इंडिया में, या फिर नहीं, उसने ये हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लिया, उसके बाद में जो बिजनेस है वो खड़ा कर दिया एक इंडिया में, उसने बिजनेस, एक बिजनेस बना दिया उसने, और एक बिजनेस उसने थाईलैंड में सेट कर दिया, एक बिजनेस उसने थाईलैंड में सेट कर दिया। अब उसने क्या किया, जो $1,00,000 आए हैं उसके पास, $1,00,000 में से एक हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर ली इंडिया में, जो उसने रेंट कर दिए, रेंट आउट कर ली। उसके बाद में एक बिजनेस कर दिया इंडिया में, और एक बिजनेस बना दिया उसने थाईलैंड में। अब क्या किया, राम ने इसको इंटरेस्ट दिया है फिर से, अब हाउस प्रॉपर्टी का इसको इनकम आ रहा होगा राम को, बहुत बढ़िया, बिजनेस का उसको इनकम आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, ये बिजनेस का भी इसको इनकम आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, ओके। अब राम ने जो इंटरेस्ट दिया है, अब इंटरेस्ट दिया है, अब इंटरेस्ट जो है वो तीनों में, मतलब अगर देखा जाए तो राम को 3 जगह से पैसे आ रहा है वो, और इंटरेस्ट दे रहा है टॉम को, इंटरेस्ट दे रहा है टॉम को। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब टॉम को आ गया गुस्सा, टॉम को आ गया गुस्सा, वो चला गया गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट, ये जो राम ने पैसे है ना, ठीक है मान लिया उसने हाउस प्रॉपर्टी परचेस की ली, कर ली इंडिया में, उसने बिजनेस सेटअप कर लिया इंडिया में, और उसके बदले में वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब राम कहीं से पैसा कमा रहा है, मैंने जो पैसा, मतलब टॉम बोला गवर्नमेंट को, टॉम बोल रहा है गवर्नमेंट को कि मैंने राम को पैसा दिया और राम ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया वो, तो उसके वजह से उसको इनकम आ रही है, और उसके बदले में वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, उसके बदले में वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। तो मान लिया मैंने कि आपका इंडियन इनकम हो रहा है, और इंडियन इनकम होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलो ये जो इंटरेस्ट है ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। पर ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है जो थाईलैंड में उसने बनाया, ये जो बिजनेस है उसने थाईलैंड में जो बिजनेस बनाया है, उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट दे रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं कैसे लायबल रहूंगा, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज वो कैसे मान लिया जाएगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज वो कैसे मान लिया जाएगा। तो अगर रेसिडेंट ने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है कोई भी नॉन रेसिडेंट को, कोई भी नॉन रेसिडेंट को या फिर किसी भी पर्सन को, तो फर्स्टली तो अपने को वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेना है, फर्स्ट अपने को डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेना है। अब अपने को देखना पड़ेगा कि उसने पैसा कहाँ लगाया, उसने पैसा कहाँ लगाया, अगर उसने वो पैसा इंडिया में लगाया है, इंडिया में लगाया है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नॉन रेसिडेंट को पैसा मिल रहा है, कोई भी पर्सन को रेसिडेंट पैसा दे रहा है, कोई भी पर्सन को रेसिडेंट पैसा दे रहा है, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेगा। पर उसने ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए, ऐसी जगह पैसे इन्वेस्ट किए जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर है, और उसने वहां से उसको इनकम आ रही, वहां से उसको इनकम आ रही है, तो ये जो राम ने इंटरेस्ट दिया है टॉम को, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। समझ में आया? तो देखो, अगर
समझो ये नहीं होता, थाईलैंड का बिजनेस नहीं होता, थाईलैंड का बिजनेस अगर नहीं होता तो राम ने जो भी इंटरेस्ट दिया है टॉम को, राम ने जो भी इंटरेस्ट दिया है टॉम को, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे। और अगर ये जो इनकम है, ये जो इंटरेस्ट है, मतलब समझो ये एचपी नहीं, उसने जो बिजनेस है वो बस थाईलैंड का एक बिजनेस उसके पास, थाईलैंड का एक बिजनेस है उसके पास, और उसके उसमें उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मतलब टॉम से पैसा लिया राम ने, और राम ने थाईलैंड के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ये जो इनकम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ये बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अब ये बिजनेस आउटसाइड इंडिया होने के वजह से जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो कोई भी रेसिडेंट, कोई भी रेसिडेंट अगर पैसा दे रहा होगा नॉन रेसिडेंट को, या फिर किसी भी पर्सन को, या फिर किसी भी पर्सन को, तो फर्स्टली अपने को देखना पड़ेगा, फर्स्ट तो अपन मान लेंगे कि वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है, वो इंटरेस्ट जो है वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है। पर अगर उसने वो पैसा, जो पैसा उसको मिला है, वो अगर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर दिया, उसने आउटसाइड इंडिया उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, समझ में आया? तो ये हो गया था इंटरेस्ट का एग्जांपल। अब इंटरेस्ट के साथ साथ ही अपने को रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जिसको मैं प्यार से एफटीएस बोलूंगा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो उसका भी अगर पैसा रेसिडेंट ने दिया होगा, मतलब रेसिडेंट ने कोई भी टेक्निकल सर्विस ली, कोई भी टेक्निकल सर्विस ली, और उसका पैसा उसने किसी को भी दिया, दुनिया में किसी को भी दिया, कंपनी को दिया, रेसिडेंट को दिया, नॉन रेसिडेंट को दिया, कोई भी बाहर का कंपनी होगा, ट्रस्ट होगा, उनको दिया, तो रॉयल्टी का पैसा जो भी रहेगा वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। एफटीएस का भी जो पैसा रहा वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो इफ पेबल बाय, तो ये देखो यहाँ पे 3 पॉइंट आने वाले हैं, 3 पॉइंट आने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने को लिखना है रेसिडेंट का, उसकी जगह से उसके हिसाब से जगह छोड़ो और यहाँ पे लिखो रेसिडेंट। रेसिडेंट, रेसिडेंट, तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस का पैसा अगर रेसिडेंट ने दिया होगा, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। पर इसका, अरे सीधी लाइन मार लो ना भाई, हे भगवान, लाइन भी मारते नहीं आ रही मुझे। इसके कुछ है एक्सेप्शन, इसका कुछ है एक्सेप्शन। अगर ये जो पैसा मिला है उसको, ये जो पैसा मिला है उसको, ये उसने इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स बनाया है जो इंडिया के बाहर है, इनकम सोर्स बनाया है जो इंडिया के बाहर है, तो रेसिडेंट अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस का पैसा रेसिडेंट ने दिया है, कोई भी रेसिडेंट ने दिया हो, वो ऑलवेज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्सेप्शन क्या है? अगर मनी बोरोड, मनी बोरोड और एफटीएस और रॉयल्टी, मनी बोरोड, एफटीएस और रॉयल्टी सर्विसेस are utilized, are utilized for the purpose of, for purpose of, नीचे ही लिखना चाहिए था क्या मैंने, चलो नीचे ले लेता मैं उसको, आपके पास जगह होंगी तो बहुत बढ़िया।
फॉर द पर्पस ऑफ, सबसे पहला बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, या फिर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। तो रेसिडेंट ने अगर पैसा दिया, रेसिडेंट ने अगर पैसा दिया तो सबसे पहले तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। पर जो पैसा यूटिलाइज किया है, जो पैसा यूटिलाइज किया है वो अगर बिजनेस इंडिया के बाहर है, प्रोफेशन इंडिया के बाहर है, या फिर कोई भी ऐसा इनकम सोर्स वो जनरेट कर रहा है जो इंडिया के बाहर है, जो इंडिया के बाहर है, तो उसका जो पैसा मिला है, उसको इंटरेस्ट का जो भी पैसा मिल रहा है किसी भी पर्सन को रेसिडेंट से, उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। समझ में आया? समझ में आया क्या? बोलो ना। अब इंटरेस्ट, रॉयल्टी का पैसा, चलो ये उड़ा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर टॉम, जेरी, टॉम ने पैसा दिया, टॉम ने पैसा दिया, यूरो लेते, यूरो, टॉम ने पैसा दिया, कितना दिया? 2 लाख यूरो। जेरी को पैसा दिया टॉम ने जेरी को पैसा दिया, ओके। अब ये भी नॉन रेसिडेंट, ये भी नॉन रेसिडेंट, अब ये इसको इंटरेस्ट देगा, ये इसको इंटरेस्ट देगा, तो इंडिया को क्या लेना देना? ये भी, टॉम भी नॉन रेसिडेंट, जेडी भी नॉन रेसिडेंट, वो पैसा कुछ भी करो, हमारी इंडिया के लिए वो इनकम है क्या? नहीं। तो इसका कुछ मतलब ही नहीं आना चाहिए इंडिया में कि नॉन रेसिडेंट किसी भी नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है, नॉन रेसिडेंट किसी भी नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है, और नॉन रेसिडेंट उस नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉन रेसिडेंट किसी भी नॉन रेसिडेंट को पैसा दे रहा है, और ये नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है, नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंडिया में आना चाहिए क्या? नहीं। नॉन रेसिडेंट का है, अगर इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू और अराइज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया रहा, रेसिडेंट के केस में इन इंडिया रहा, तो उसको अपन इंडियन इनकम मान लेंगे। नॉन रेसिडेंट के केस में, मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सेक्शन नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, तब इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू और अराइज डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया रहा नॉन रेसिडेंट के केस में, तो उसको अपन टोटल इनकम में कंसिडर कर लेंगे। अब ये जो पैसा है वो बोरो किया है नॉन रेसिडेंट ने, उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है नॉन रेसिडेंट में, तो इंडिया में वो उसका स्कोप ऑफ इनकम में इंडिया में नहीं कंसिडर होना चाहिए किसी को भी, देखा जाए तो। ओके। अब ये जेरी है चालू आदमी, जेरी तो है चालू आदमी, इसने क्या कर दिया? ये पैसा लगा दिया बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस इन इंडिया। अब आप सोच सकते हो कि बिजनेस जो है वो इंडिया में हो रहा है, बिजनेस जो है वो इंडिया में हो रहा है, क्या अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, जेरी से जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, क्या वो टैक्सेबल होना चाहिए? क्या वो इनकम में, टोटल इनकम में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में, टॉम के टोटल इनकम में आना चाहिए क्या? सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो इंडिया में, क्योंकि बिजनेस जो है वो इंडिया में है। टॉम ने, सॉरी जेरी ने कुछ ऐसा इनकम सोर्स बना लिया इंडिया में, कुछ इनकम सोर्स बना लिया इंडिया में,
तो क्या अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो इंडियन इनकम मान लेंगे? क्या वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे? क्योंकि जेरी ने जो पैसा लगाया है, जेरी ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस इंडिया में बिजनेस हो रहा है, या फिर कोई भी इनकम सोर्स जो है वो इंडिया में उसने बना दिया है। तो जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को जेरी से, वो हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, क्योंकि जो बिजनेस है वो इंडिया में सेटअप है, जो प्रोफेशन है वो इंडिया में, या फिर कोई भी इनकम सोर्स जो है वो इंडिया में, कोई भी इनकम सोर्स जो है वो इंडिया में है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो लिखो यहाँ पे, रेसिडेंट, सॉरी नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट अगर उसने पैसा दिया, इसका कुछ एक्सेप्शन नहीं है, उसने अगर मनी बोरोड किया है इंडिया के लिए, मतलब जो भी बिजनेस सेटअप है वो इंडिया में है, तो उसको अपना को मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखो मनी बोरोड, मनी बोरोड और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज यूटिलाइज फॉर पर्पज ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन carried on in India, carried on in India, making income from any source in India, any source in India। समझ में आया तक? अब मेरी एक बात समझो, मैंने अभी जो पढ़ा है ना आपको, वो थोड़ा गलत पढ़ा है, वो थोड़ा गलत पढ़ा है। हाँ तो गलत क्यों पढ़ा रहा है भाई, सीधा सीधा पढ़ाना, सही से पढ़ाना। अरे मेरी बात समझो, ये है ना, अपने को याद रखने के केस में, मतलब अपने को याद रखने के केस में सबसे इजी मेथड था याद रखने का, कि जो भी इंटरेस्ट रॉयल्टी एफटीएस अगर रेसिडेंट को मिला, अगर रेसिडेंट ने दिया है, तो हमेशा उसको टोटल इनकम में डीम टू बी अक्रू और अराइज कंसिडर करेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज कंसिडर कर लेंगे। पर उसने अगर पैसा बाहर लगा दिया, कोई भी बिजनेस जो है बाहर लगाया दिया है, या फिर मनी सोर्स कमाने के लिए कोई भी सोर्स बना लिया इनकम का इंडिया के बाहर, तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। नॉन रेसिडेंट के केस में भी सेम, अगर बोरोड मनी एफटीएस ऑन रॉयल्टी, ये जो पैसा है अगर उसने बिजनेस इंडिया में, उसका बिजनेस इंडिया में, या फिर कोई भी सोर्स बना लिया उसने इंडिया में, सोर्स बना लिया उसने इंडिया में, तो इसका जो पैसा नॉन रेसिडेंट दे रहा है, उसको अपने को उसको अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा? डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया कंसिडर करना पड़ेगा। अब एक ट्विस्ट है छोटू सा यहाँ पे, एक ट्विस्ट छोटू सा यहाँ पे, तो एक काम करो, यहाँ पे जो है ना मनी बोरोड हटा दो, यहाँ पे मनी बोरोड हटा दो, मनी बोरोड हटा दो। क्यों? क्योंकि वहां पे कट कर दो, ऐसा मनी बोरोड आपने लिया होगा तो उसको ऐसे कट कर दो, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए, याद रखने के लिए।
अगर गलती से क्वेश्चन आ गया है ना, अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखने के लिए वहां से इंटरेस्ट हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो। अब नॉन रेसिडेंट ने अगर इंटरेस्ट पे किया, नॉन रेसिडेंट ने अगर इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे किया तो बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन मतलब देखो, अब मेरी बात समझो। नॉन रेसिडेंट ने एक तो इंटरेस्ट पे करेगा, या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करेगा, या रॉयल्टी पे करेगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करेंगे, या फिर रॉयल्टी पे करेंगे, या फिर रॉयल्टी पे करेंगे। अब अगर इंटरेस्ट पे किया उसने, नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे किया, और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है, जो उसने पैसा कमाई बोरो किया है, वो जिसका सोर्स जो है, मतलब पैसा बोरो करके उसने इंडिया में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, तो उसका इंटरेस्ट जो है, उसका इंटरेस्ट जो है वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। पर एनी सोर्स जो है, एनी सोर्स है, वो इंटरेस्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब मेरी बात समझो, मतलब मेरी बात समझो। टॉम ने जेरी को पैसा दिया, जेरी को पैसा दिया, और जेरी ने वो इंडिया में, अब ये लोन है, मनी बोरो किया है उसने, अब इसने इंडिया में बिजनेस में लगा दिया, इंडिया में उसने अगर बिजनेस में लगा दिया, तो ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया होगा। पर ये गधे ने क्या कर दिया, जेरी ने, ये बिजनेस में ना लगाते हुए एक इंडिया में एचपी ले लिया, और उसका रेंट इनकम कमा रहा है, उसका रेंट इनकम कमा रहा है, उसका रेंट इनकम कमा रहा है। नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ये भी नॉन रेसिडेंट है। अब ये इसका बिजनेस है क्या, ये सब बिजनेस है क्या, नहीं, इसको एक सोर्स बना लिया उसने, इनकम सोर्स बना लिया। अब ये जो इंटरेस्ट दे रहा है, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो इंटरेस्ट के केस में ये बस छोटू सा ट्विस्ट एक, बाकी सेम, बाकी पूरा सेम, बाकी पूरा सेम। तो देखो, रेसिडेंट ने पे किया इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस, रेसिडेंट ने पे किया, तो हमेशा डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया रहेगा। पर उसने जो पैसा बोरो किया है, एफटीएस पे किया है, या फिर रॉयल्टी पे किया है, जो बिजनेस इंडिया से बाहर है, या फिर कोई भी मनी इनकम सोर्स जो है वो इंडिया के बाहर बना लिया उसने, तो वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। पर किसी ने इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस का पैसा नॉन रेसिडेंट ने दिया, नॉन रेसिडेंट ने दिया, तो हमने को देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का पैसा जो बोरो किया है उसने, अगर इनकम इंडिया में, मतलब बिजनेस जो बोरो किया है वो अमाउंट इंडिया में उसने इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, बिजनेस में लगाया होगा, तो इंटरेस्ट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा। अगर एफटीएस और रॉयल्टी दिया होगा, अगर एफटीएस और रॉयल्टी दिया होगा, तो उसने इंडिया में भी पैसा लगाया होगा, या फिर इंडिया में कुछ मनी सोर्स, मतलब कोई भी सोर्स बना लिया उसने इनकम का, तो उसको भी हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। समझ में आया तक, समझ में आया क्या? तो याद कैसे रखना है आपने को, सिंपल, सिंपल याद रख कैसे रखने का, तीनों ले लेने के पहले, तीनों ले लेने के पहले इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस ले लेने का, और देखने का नॉन रेजिडेंट को मिला है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस उसने दिया है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस उसने दिया है, तो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया सबसे पहले हम मान लेंगे उसको। अब देखना पड़ेगा, उसने अगर इंटरेस्ट दिया होगा, और इंटरेस्ट जो मनी बोरो किया उसका पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो ओके कोई बात नहीं है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। पर उसने मनी बोरो किया और कुछ ऐसे सोर्स में लगाया जो बिजनेस सोर्स नहीं है, तो उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम उसको नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? अब कौन लेते, टॉम ही ले लो, टॉम, टॉम ने गवर्नमेंट बॉन्ड, इंडिया के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो परचेस कर लिए, टॉम ने इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कर लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने उसको दे दिया इंटरेस्ट, भारत सरकार ने उसको दे दिया इंटरेस्ट।
अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को, जो इंटरेस्ट मिल रहा है टॉम को इंडियन इनकम है, क्योंकि हमने देखा था कि जो डिविडेंड है वो इंडियन कंपनी दे रही होंगी, तो डिविडेंड इनकम तो हमेशा अपना डीम टू बी अक्रू और अरेज इन इंडिया रहेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट दिया तो वो हम डीम टू बी अक्रू और इन इंडिया मान लेंगे। अब इंडियन गवर्नमेंट ने एफटीएस दिया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, या फिर रॉयल्टी दी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी, किसने दिया? गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने दिया। भारत सरकार ने इंटरेस्ट दिया, टेक्निकल सर्विस के लिए फीस दिया या फिर रॉयल्टी दिया, तो ये हमेशा डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट, पेड बाय गवर्नमेंट, पेड बाय गवर्नमेंट, तो देखो इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस कौन कौन पे कर सकता है? रेसिडेंट पे कर सकता है, गवर्नमेंट पे कर सकता है, नॉन रेसिडेंट पे कर सकता है। रेसिडेंट ने अगर पे किया तो हमेशा डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया सबसे पहले मान लेंगे। फिर देखना पड़ेगा उसने जो पैसा लिया है वो कहाँ बोरो किया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया इंडिया के बाहर तो नॉट डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया। कोई भी इनकम सोर्स बनाया इंडिया के बाद, नॉट अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दिया, इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने दिया, हमेशा डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट ने दिया, नॉन रेसिडेंट ने दिया, इंटरेस्ट दिया, रॉयल्टी दिया, एफटीएस दिया, और उसने अगर पैसा इंडिया में लगाया होगा, पैसा इंडिया में लगाया होगा, तो डीम टू बी अक्रू और अराइज इंडिया। एनी मनी सोर्स लगा है, मतलब कोई भी पैसा का सोर्स उसने बना लिया इंडिया में, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। पर इसका ट्विस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए अपने को मनी सोर्स नहीं देखना है, मतलब मेकिंग मनी फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, ऐसा नहीं देखना है। बस अपने को देखना पड़ेगा बिजनेस सोर्स और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया रहा, तो हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। समझ में आया क्या है? थोड़ा चार्ट से इजी बनाने की कोशिश की मैंने। इससे अगर इजी बन रहा होगा कहीं पे चार्ट, या फिर किसी के पास होगा, तो प्लीज मुझे बताइए, हम उससे भी इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ये आपको किसी भी फैकल्टी के नोटबुक में, चार्ट बुक में नहीं मिलेगा भाई। कोई बोल रहा होगा मैं वहां से यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, आपको देखने होंगे तो देखो, ये भी यहाँ पे खुद के नोट्स है मेरे। ये मैंने सबसे पहले मोबाइल में बनाया थे सब, मोबाइल में आपको दिख रहे होंगे पता नहीं, मोबाइल में देखो, ये ऐसा बनाए थे मैंने सारे नोट्स, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो ये कोई भी फैकल्टी के किताब में आपको नहीं मिलने वाला। कोई इसको लग रहा होगा कि यूट्यूब पे फ्री सिखा रहा होगा, किसी भी फैकल्टी के नोट से पढ़ा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। खुद के नोट्स बनाए हैं, सीए फाइनल की पढ़ाई करते करते भी बहुत सारे नोट्स बनाए थे मैंने डीटी के, तो वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो वही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। समझ में आया तक? चलो, कोई लिख रहा होगा लिख लो फटाफट, कोई लिख रहा होगा तो लिख लो फटाफट। समझ में आया है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं अभी, लिखना हो गया होगा सबका तो। अब ये हो गया अपना इंटरेस्ट, रॉयल्टी, एफटीएस वाला पॉइंट। समझ में आया तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, मुझे बताना। कुछ भी डाउट रहा तो पूछ सकते हो आप, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। फिफ्थ, एनी इनकम अक्रू और अराइज, अक्रू और अराइज टू एन असेसी इन एनी प्लेस outside India, any place
outside India, whether directly, directly or indirectly, whether directly or indirectly. सबसे पहले मतलब कोई भी इनकम अक्रू और अराइज हो रही किसी भी असेसी को एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर और डायरेक्टली, whether directly or indirectly, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, in India, through or from any business connection in India. मैं इंडिया के बाहर हूं, मैं इंडिया के बाहर हूं, नॉन रेसिडेंट हूं, दुबई में रह रहा हूं, बहुत सालों से दुबई में रह रहा हूं. मैंने इंडिया में एक सीए हायर कर लिया, मैंने इंडिया में एक सीए हायर कर लिया जो एज अ एजेंट काम करता है मेरे लिए, जो एज अ एजेंट काम करता है मेरे लिए और मैक्सिमम बिजनेस एक्टिविटीज मेरी करता है, मैक्सिमम बिजनेस एक्टिविटीज करता है. यहाँ पे एजेंट है मेरा, एजेंट है यहाँ पे, एजेंट है मेरा, मैक्सिमम बिजनेस एक्टिविटीज यहाँ से करता है. मैं बैठा हूँ वहां पे, दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ मैं, नॉन रेसिडेंट हूँ मैं, पर नॉन रेसिडेंट ने इंडियन एजेंट अपॉइंट कर लिया, एक बिजनेस कनेक्शन बना लिया इंडिया में और ये मैक्सिमम एक्टिविटीज देख लेता है बिजनेस की, मैक्सिमम एक्टिविटीज देख लेता है बिजनेस की. तो जो भी इनकम अक्रू और अराइज हो रही है असेसी को, जो इंडिया में किसी भी कोने में बैठा है, whether directly or indirectly through or from any business connections in India, business connection in India. तो ये जो मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, ये जो मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, क्या ये बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में मेरा, ये बिजनेस कनेक्शन है मेरा इंडिया में. तो ये जो एजेंट मैंने अपॉइंट किया है, ये जो मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, इसको हम बोलेंगे कि ये बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, ये बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में. समझ में आया क्या? ये बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में. तो बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, तो जो भी इनकम अक्रू और अराइज हो रहा है, जो भी बिजनेस इनकम अक्रू और अराइज हो रहा है किसी भी पर्सन को, उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये इनकम तेरा इंडियन इनकम है, इसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम इसको मान लेंगे. समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? उसके बाद थ्रू, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया. टॉम है, टॉम की प्रॉपर्टी गोवा में, टॉम की प्रॉपर्टी है गोवा में. टॉम जो है नॉन रेसिडेंट है, गोवा में प्रॉपर्टी ओन करता है. अरे बहुत सारे लोग हैं भाई, हम गोवा गए थे लास्ट ईयर, तो नॉर्थ गोवा में बहुत सारे विलाज है, तो मैक्सिमम विलाज जो है ना वो नॉन रेसिडेंट ने ओन करके रखे. मतलब जो उनका कैसे बर्थ यहाँ पे हुआ है, पर एक्चुअली वो देखा जाए वो पोर्तुगीज या फिर क्रिश्चियन लोग हैं वहाँ पे. तो उनका क्या है, उन्होंने बिजनेस यहाँ पे बनाने के लिए जो प्रॉपर्टीज है उनकी, वो रेंट पे दे देते. वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी देखोगे आप जो ऑनलाइन है, मेक माई ट्रिप, अगोड़ा, जो भी है, वहाँ पे वो जो विला है वो नॉन रेसिडेंट के है. उनका जो पूरा बिजनेस है या फिर जो जॉब है वो इंडिया के बाहर है, मतलब वो कई सालों से वहाँ पे, या फिर यहाँ पे बस वैकेशंस के लिए आते हैं,
या फिर एंजॉय करने के लिए आते हैं 2-3 महीने और फिर से चले जाते हैं। वहाँ पे उनका सैलरी आता है मंथली, उनके बिजनेस है वहाँ पे, उनके जॉब उधर ही चल रहे हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम होगा तो यहाँ पे। पर मैक्सिमम केस में ऐसा ही है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ ओन कर रही है वो, पर उनका बिजनेस जो है, उनकी सैलरी जो है, उनका जॉब जो है वो इंडिया के बाहर चल रहा है। वो बस इंडिया में वो प्रॉपर्टी देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे केयर टेकर रख दिए वो प्रॉपर्टी संभालने के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी, समझो टॉम ने प्रॉपर्टी लेके रखी है गोवा में, टॉम ने प्रॉपर्टी लेके रखी है गोवा में, और जेरी जेरी ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली। जेरी ने ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली। प्रॉपर्टी का है गोवा में, ओन कौन कर रहा है? नॉन रेसिडेंट। रेंट पे किसने लिया? जेरी ने। वो भी कौन है? नॉन रेसिडेंट। तो नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को पैसा दिया। अब ये जेरी टॉम को पैसा देगा रेंट का, टॉम को पैसा देगा रेंट का। तो ये जो टॉम को पैसा मिल रहा है, क्या ये इंडियन इनकम है? क्या डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया इसको मान लेंगे क्या हम? डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया इसको मान लेंगे क्या हम? तो हाँ, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये इंडिया में, ये जो प्रॉपर्टी है ये इंडिया में, ये इंडिया में। तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी इंडिया में, अब नॉन रेसिडेंट देखा जाए तो नॉन रेसिडेंट का नॉन रेसिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन है। जो नॉन रेसिडेंट है वो नॉन रेसिडेंट को पैसा भी दूसरे देश में दे रहा है, रेंट का पैसा। पर प्रॉपर्टी इंडिया में होने के कारण, प्रॉपर्टी इंडिया में होने के कारण जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मिल रहा है नॉन रेसिडेंट को, वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, हम उसको मान लेंगे। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, हम उसको मान लेंगे। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया, हम उसको मान लेंगे। उसके बाद थ्रू और फ्रॉम, थ्रू और फ्रॉम एनी असेट्स और सोर्स ऑफ इनकम, इनकम इन इंडिया, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। मतलब कोई भी असेट है या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में, कोई भी असेट है या फिर सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में, तो क्या हम इसको, अब समझो कोई भी शेयर्स है, कोई भी शेयर्स है वो इंडियन शेयर्स है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया था कि डिविडेंड, डिविडेंड जो है, तो ये जो इंडियन है, ये इंडिया का इनकम है, तो उसको हम इंडिया में डीम टू बी अक्रू और राइज इन इंडिया मान लेंगे। और लास्ट अपना थ्रू और फ्रॉम एनी, नहीं नहीं नहीं, थ्रू और फ्रॉम नहीं, यहाँ पे लिखो, गलत हो गया। थ्रू द ट्रांसफर, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल assets इन इंडिया, थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इन इंडिया। अब ये जो टॉम का घर है, टॉम का घर है गोवा में, ये उसने नॉन रेसिडेंट को, जेरी को बेच दिया, जेरी को बेच दिया। कैपिटल एसेट है, ये जो घर है उसने बहुत सालों से होल्ड करके रखा है। कैपिटल एसेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ेंगे। पर घर जो होता है वो कैपिटल असेट होता है, घर जो होता है वो कैपिटल असेट होता है, प्रॉपर्टी जो है कैपिटल असेट होती है। एग्जाम्पल मान लो, अब ये जो नॉन रेसिडेंट को उसने बेच दिया, बेच दिया, ये ओन कर रहा था, ये ओन कर रहा था, इसने बेच दिया। अब यहाँ पे, यहाँ से पैसा जाएगा, प्रॉपर्टी का पैसा जाएगा यहाँ से, समझो 1 करोड़ प्रॉपर्टी का पैसा जाएगा यहाँ से। अब ये जो टॉम को पैसा मिला, ये जो टॉम को पैसा मिला है, ये हम उसको
डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, दुनिया में किसी भी कोने में मिल रहा वो पैसा, पर जो कैपिटल गेन है, कैपिटल असेट है वो इंडिया में, कैपिटल असेट का है इंडिया में, तो उसके वजह से ये जो पैसा मिला है नॉन रेसिडेंट को, हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम उसको मान लेंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? हो गया है। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस, इजी इजी एक्सप्लेनेशन है, फटाफट लिख लेते हैं एक बार। कुछ ज़्यादा इसे समझाने लायक नहीं है एक्सप्लेनेशन में, पर एग्जाम में आए तो आ सकते हैं। बस एक आखिरी पॉइंट है गिफ्ट का, वो एक थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं, तो फटाफट लिख लेते हैं अभी। जो इम्पोर्टेंट था वो हो गया, एक गिफ्ट का पॉइंट है आखिरी वाला, वो थोड़ा समझाने लायक है, वो अच्छा पॉइंट है। तो चलो एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन। इन केस ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ बिजनेस एक बार लिख लेते हैं फटाफट, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इन केस ऑफ बिजनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, in respect of which all operations are not carried out in India, carried out in India. In case of business in respect of which all operation are not carried out in India, सारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो कैरिड आउट नहीं हो रहे इंडिया में, तो उस केस में क्या होगा? द इनकम, द इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस deemed to accrue, deemed to accrue or arise in India, in India shall be only such part, shall be only such part of income, shall be only such part of income as is reasonably attributable, reasonably attributable to operations carried out in India। तो कोई भी बिजनेस है जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरिड आउट नहीं होते, जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरिड आउट नहीं होते हैं, जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया में कैरिड आउट नहीं होते हैं, उनका इंडिया में कैसे अपन करेंगे? तो उसको अपन एट्रीब्यूट कर देंगे, जितना भी पोर्शन उसका इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब समझो कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, पूमा, पूमा है एक बिजनेस, अब इसका पूरा बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया चल रहा है, वो आउटसाइड इंडिया चल रहा है, पर उसका बस मार्केटिंग वाला पोर्शन, मार्केटिंग वाला जो है ना वो इंडिया में चल रहा है, मार्केटिंग वाला है ना वो इंडिया में चल रहा है। तो इसका जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए मतलब इसका समझो 30% मार्केटिंग का है, 30%, तो 30% जो है वो इंडिया में इसको एट्रीब्यूट कर देंगे अपन, उसको अपन इंडिया में एट्रीब्यूटेबल बोल देंगे, उसको अपन इंडिया में एट्रीब्यूटेबल बोल देंगे। अब ये जो चीज़ें सारी असेसमेंट में निकलती है, मतलब जब भी कोई बिजनेस रहा वो पूरा आउटसाइड इंडिया है, या फिर कुछ पार्ट उसका इंडिया में है, या फिर उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद समझ में आया गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तब ये सारी चीज़ें निकलती, कुछ चीज़ें जो है वो असेसमेंट में निकलती है। तो जितना भी एट्रीब्यूटेबल है इंडिया में, रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल इन इंडिया है, तो उसको अपन कैरिड आउट, उसको अपन
जो इनकम है एट्रीब्यूटेबल, उसको अपन इंडिया में कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, इफ नॉन रेसिडेंट परचेस गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, तो उसने कुछ गुड्स परचेस किए इंडिया में, नॉन रेसिडेंट आया है इंडिया में, उसने कुछ गुड्स परचेस किए हैं जो वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो हम उसको डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। फालतू सा पॉइंट है, फुद्दू सा पॉइंट है, देख रखा है एक्सप्लेनेशन में तो लिख लो। नो इनकम shall be deemed to be accrue or arise in India, deemed to be accrue और arise in India, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन आ गया इंडिया में, जाले लगाते 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 लगाते। स्पाइडरमैन पुराना पीटर देखा होगा आपने, पुराना पीटर फोटो खींचता था, न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था, न्यूज एजेंसी में काम करते करते पीटर आ गया लटकते लटकते इंडिया में, ये आ गया इंडिया में, आ गया इंडिया में। अब उसने देखा कुछ तो भी इंडिया की न्यूज निकाली उसने। अब ये पीटर क्या हुआ, पीटर इंडिया में आ गया और उसने कुछ फोटोज क्लिक किए, फोटोज क्लिक किए उसके न्यूज एजेंसी के लिए, न्यूज एजेंसी उसकी जिधर वो काम करता था उसके लिए उसने है ना फोटोज क्लिक किए, फोटोज क्लिक किए इंडिया में। अब इंडिया में उसने फोटोज क्लिक किए, अब ये जो है ये न्यूज उन्होंने मतलब जो न्यूयॉर्क की कंपनी या फिर उधर की कंपनी, उन्होंने उनके न्यूज लेटर में या फिर न्यूज पब्लिश कर दी उनके न्यूज लेटर में, मैगजीन्स में उन्होंने न्यूज पब्लिश कर दी है। अब ये जो इनकम आ रही है उसको, ये जो इनकम आ रही है, क्या वो इंडिया की इनकम है या फिर वो बस फोटो क्लिक करने के लिए आया था, फोटो निकाल के चला गया है उधर, फोटो निकाल के चला गया है उधर, उसके कोई भी इनकम नहीं है यहाँ पे। बस न्यूज एजेंसी ने वो इनकम जो फोटोज है जो न्यूज है उनके आर्टिकल में बताई, उनके न्यूज लेटर में बताई, उनके मैगजीन्स में बताई, वो इनकम कमा रहे उससे। तो क्या ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया आप मान सकते क्या? नहीं, बस उन्होंने एक न्यूज़ कलेक्ट कर लिया। अब मैं गूगल से बहुत सारी न्यूज़ कलेक्ट कर दूंगा, मेरे पेपर में डाल दूंगा, मेरे खुद का पेपर बना दूंगा। तो क्या ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है क्या? क्या ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है क्या? नहीं, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम इसको नहीं मानेंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखो, कलेक्शन collection of news and views, collection of news and views in India by non-resident for transmission आउट ऑफ इंडिया। तो कोई भी न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं या फिर फोटोज़ वगैरह कर रहे हैं तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। नो इनकम, नो इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज
accrue or arise in India ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, includes news agencies, publishings, newspapers, magazines और जर्नल्स तो कोई भी न्यूज़ कलेक्ट कर रहे वो तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। शूटिंग ऑफ cinematography, films in इंडिया तो कोई भी फिल्म शूट हो रही है इंडिया में, कोई भी फिल्म शूट हो रही है इंडिया में, उसके वजह से वो इंडिया में आए। मतलब समझो मार्वल वाले, मार्वल डीसी कॉमिक, मार्वल कॉमिक वो इंडिया में आ रहे फिल्म शूट करने के लिए। अरे आयरन मैन को उन्होंने फिर से जगह कर दिया, जिंदा कर दिया। अरे आयरन मैन को फिर से जिंदा कर दिया, इंडिया में आ गया वो, उसको जड़ी बूटी पिला दिया अपन ने, वो जिंदा हो गया। टाइम स्टोन बीन स्टोन गया तेल लेने, अपन ने उसको जिंदा कर दिया। अब ये जो शूटिंग हो रही इंडिया में, ये जो शूटिंग हो रही इंडिया में, अब शूटिंग कर ली उन्होंने इंडिया में, अब शूटिंग के बाद वो बाहर जाएंगे, उसका पूरा एडिट बीडिट करेंगे मस्त उसको और फिर रिलीज कर देंगे। तो क्या ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया है? नहीं भाई, वो शूटिंग करने के लिए आए, बस वो शूटिंग करने के लिए आए और शूटिंग करके निकल गए। तो ये डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। तो फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे होंगे, फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे होंगे, तो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं है। No income shall be deemed to be accrued or arise, deemed to be accrue or arise in India। अब समझो, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर ये जो फिल्म शूटिंग वाली है ना, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है और चलो ठीक है लिख लेते हैं एक बार, इन इंडिया ओनली इफ such non-resident is such non-resident is individual and not citizen of India, not citizen of इंडिया, इंडियन का सिटीजन नहीं है वो, डज नॉट हैव एनी पार्टनर who is citizen of Indian citizen of India or resident in his firm, in his firm, in his firm or
does not have does not have any shareholder does not have any shareholder who is citizen of India citizen of India or resident in his company रेसिडेंट इन हिज कंपनी। तो देखो, जो शूटिंग के लिए आ रहे हैं वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगा, वो इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होगा। कब? ओनली इफ नॉन रेसिडेंट इज इंडिविजुअल एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन एंड नॉट इंडिविजुअल एंड नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सिटीजन वो नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन वो नहीं होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। मतलब प्रियंका चोपड़ा अगर बाहर गई है, वो बहुत सालों से बाहर है, और वो नॉन रेसिडेंट है, अब नॉन रेसिडेंट होने के बाद वो इंडिया में आ रही है शूट करने के लिए, क्या वो इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा कि हाँ? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, अब इंडियन सिटीजन होने के बाद अगर जो शूटिंग के लिए आ रहे हैं उनकी एक फर्म है और वो फर्म में अगर समझो मार्वल तो कंपनी समझो, कोई भी फर्म है और वो फर्म जो है उसमें कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर रेसिडेंट पार्टनर है, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर रेसिडेंट पार्टनर है, तो फिर डीम टू बी अक्रू और इंडिया वो मान लेंगे, वो इनकम हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। या फिर कोई कंपनी मार्वल कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर है वो इंडिया का है, वो इंडियन रेसिडेंट है या फिर इंडियन सिटीजन है, तो फिर एज लाइक मैंने वो शेयर्स लिए है कंपनी के और वो शेयर लेके कंपनी इंडिया में आ रही है और वो कंपनी इंडिया में शूट करके फिर से बाहर जा रही है, फिर वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, वो इनकम को हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे। समझ में आया क्या? तो शूटिंग ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, नो इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली इफ नॉन रेसिडेंट है वो इंडिविजुअल होना चाहिए और नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद में कोई भी फर्म आ रही है उसमें कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन होना नहीं चाहिए या फिर रेसिडेंट होना नहीं चाहिए। या फिर कोई ऐसी कंपनी आ रही है शूटिंग के लिए, उसमें कोई भी शेयर होल्डर जो है वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए या फिर रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या यहाँ तक? ये हो गया। इसमें एक लास्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन एक्टिविटी confirm to display of uncut and unassorted diamond in any zone which is notified by central government,
विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी आ रही है जो अनअसॉर्टेड अनकट डायमंड अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड डिस्प्ले कर रहे हैं इंडिया में, डिस्प्ले कर रहे हैं इंडिया में, मराठी में हम प्रदर्शन बोलते हैं उसको, तो डिस्प्ले कर रहे हैं इंडिया में एग्जीबिशंस में या फिर कहीं भी डिस्प्ले कर रहे होंगे, तो जो भी इनकम आ रहा है उसके वो नॉट डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। नो इनकम, नो इनकम shall be deemed to be accrue or arise in इंडिया। उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। समझ में आया क्या? ये हो गए कुछ एक्सप्लेनेशंस, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन है। ये सिनेमाटोग्राफिक फिल्म का एक थोड़ा सा याद करना, ये नो इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया ओनली नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए। उसकी अगर कोई फर्म रही तो उसमें कोई भी इंडियन पार्टनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन पार्टनर नहीं होना चाहिए, या फिर रेजिडेंट पार्टनर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी कंपनी रहे उसमें शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, या फिर रेजिडेंट शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए। उसके बाद में अनकट अनअसॉर्टेड डायमंड जो है वो अगर इंडिया में शो हो रहे हैं, नोटिफाइड प्लेसेस में इंडिया में शो हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसका इनकम इनकम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। सबसे आखिरी पॉइंट और अपने नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस का यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। 6 एनी सम पेड बाय रेसिडेंट टू, एनी सम पेड बाय रेसिडेंट मतलब अगर मैं हूं रेसिडेंट और मैं नॉन रेसिडेंट को कोई भी पैसे दे रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट दे रहा हूं उसको 50,000 से ज्यादा, गिफ्ट दे रहा हूं उसको 50,000 से ज्यादा, मतलब यहाँ पे मैं टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं टैक्स प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ उसको 50,000 से ज्यादा, गिफ्ट दे रहा हूँ 50,000 से ज्यादा, गिफ्ट दे रहा हूँ 50,000 से ज्यादा नॉन रेसिडेंट को। किसको दे रहा हूँ? नॉन रेसिडेंट को। तो ये जो नॉन रेसिडेंट है इसको जो ये 50,000 से ज्यादा का जो गिफ्ट मिला है विदाउट कंसिडरेशन में दे रहा हूँ उसको, विदाउट कंसिडरेशन मतलब गिफ्ट दे रहा हूँ, तो ये नॉन रेसिडेंट को ये जो 50,000 से ज्यादा है ना, ये डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, अराइज इन इंडिया हम उसको मान लेंगे। मतलब ये जो गिफ्ट दे रहा हूँ जिसकी अमाउंट जो है वो 50,000 से ज्यादा है, गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ, विदाउट कंसिडरेशन दे रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का झोल है, कुछ ना कुछ टैक्स प्लानिंग का झोल है। तो ये जो पैसा दे रहा हूँ मैं नॉन रेसिडेंट को, ये नॉन रेसिडेंट को जो 50,000 से ऊपर जो अमाउंट दे रहा हूँ वो डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया उसको मान लेंगे, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम उसको मान लेंगे। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये एक थोड़ा समझाने लायक था। अब इसका जो है ना ये अपन अदर सोर्स में जो 50,000 की लिमिट है कहाँ से आई कैसे आई है वो अदर सोर्स में मिल जाएगा। तो एनी सम पेड बाय रेसिडेंट टू किसको पे करना होना चाहिए, किसको पे करना है? नॉन नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी या फिर RNOR। तो इनको अगर पैसे देता है रेसिडेंट, अगर इनको पैसे देता है किसको? नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट को, फॉरेन कंपनीज को या फिर RNOR को, RNOR को पैसे देता है, कितना पैसा देता है, कितना पैसा देता है? विदाउट कंसिडरेशन देता है, विदाउट कंसिडरेशन देता है, अमाउंट जो है वो 50,000 से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो इसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे, जो है
डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया हम मान लेंगे। कोई भी रेसिडेंट है, कोई भी रेसिडेंट अगर नॉन रेसिडेंट को, नॉन कॉर्पोरेट को, फॉरेन कंपनीज को या फिर RNOR को भी अगर पैसा देता है 50,000 से ऊपर रहा, 50,000 से ऊपर रहा तो उसको अपन डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। विदाउट कंसिडरेशन देना होना चाहिए, मतलब एज इन अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, तो उसको हम डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। इसी के साथ साथ अपने रेसिडेंशियल चैप्टर के कंसेप्ट होते हैं खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चालू करने वाले क्वेश्चन, होप सो नेक्स्ट लेक्चर में पूरे क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आप उसके हिसाब से उसके आंसर देख सकते हो। यहाँ पे अपना होता है खत्म चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय।